हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एग्जाम हुई थी। उसकी सभी शिफ्टों में बायोलॉजी से 311 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सभी 311 क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, हर रोज 10 क्वेश्चन की एक क्लास लेकर के आते हैं आपके लिए। 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। आगे आने वाली जो रेलवे की एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी रेलवे के बहुत सारे एग्जाम है, इन सभी एग्जाम में आपको फायदा मिलने वाला है। तो आप अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट का जा करके चेकआउट कर लेना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस तरफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस तरफ इन क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि रोबोट द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1664, ऑप्शन नंबर बी है 1665, ऑप्शन नंबर सी है 1670, ऑप्शन नंबर डी है 1667। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1665, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखो सबसे पहले जब भी कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं तो रोबोट हुक जी है, इनका नाम आता है। इन्होंने 1665 में सबसे पहले कोर्क टिश्यू में, अब ये कोर्क टिश्यू क्या होता है, तो पेड़ की जो छाल होती है ना, उस छाल को हटाने पर आपको कोर्क टिश्यू की परत दिखाई देती है। इसमें सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी भैया, मृत कोशिका की खोज की थी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि रोबोट हुक जी के द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो कौन सी थी, तो वो भैया एक मृत कोशिका थी। और इसने किस में खोज की थी इस मृत कोशिका की, तो कोर्क टिश्यू में खोज की थी भैया। कब की थी? 1665 में। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रोबोट हुक द्वारा कोशिका की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी, तो याद रखना मेरे भाई 1665 में की गई थी। ये कोर्क टिश्यू से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको कोर्क टिश्यू भी याद रखना है, ठीक है। रोबोट हुक जी के द्वारा 1665 में कोर्क टिश्यू में मृत कोशिका की खोज की गई थी। इतनी बात क्लियर है। फिर इसके बाद में एक अन्य वैज्ञानिक और आया, उस वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने भैया 1676 में जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। 1676 में इसने भैया जीवित कोशिका की खोज की। इसने 1676 में जीवित कोशिका की क्या की? खोज की भैया। और इसके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो याद रखना एक बैक्टीरिया की सेल थी। इन्होंने बैक्टीरियल सेल को देखा। तो जीवाणु की कोशिका में इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1676 में जीवित कोशिका की खोज की थी भैया। बोलो तो अगर आपसे मृत कोशिका के बारे में पूछा जाए तो रोबोट हुक के बारे में बताना है। 1665 में ये वैज्ञानिक था भैया। कोर्क टिश्यू में इसने खोज की थी, इसके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी। इसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक आए 1676 में, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने बैक्टीरियल सेल देखी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 71 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले। ओके भैया, वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो। हाँ कमेंट क्या करना है यार, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मेरे पहले बताना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बताओ। क्वेश्चन नंबर 72 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। केवल हृदय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है केवल मस्तिष्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है केवल रीढ़ की हड्डी के द्वारा। देखो ध्यान से समझना, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर ये मैंने पढ़ा रखा है। तंत्रिका तंत्र ये ऐसे अंगों का समूह है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नर्वस सिस्टम में 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
जो बिल्कुल हमारे सेंटर में आता है, जो हमारे सेंटर में आता है, जो मुख्य अक्ष में आता है। अब मुख्य अक्ष में क्या आता है? आपका ब्रेन आता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि आपके मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से मिलकर के बना हुआ होता है। बताओ, दूसरा आता है भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अभी जो परिधि तंत्रिका तंत्र है ये भी दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक बना होता है क्रेनियल नर्व से, और एक बना होता है स्पाइनल नर्व से, यानी कि कपालीय तंत्रिका। पता नहीं पैनों को क्या हो गया, चल ही नहीं रहे यार सुबह सुबह सर्दी में। इसे तो हिंदी में बोला जाता है कपालीय तंत्रिका, और इसे बोला जाता है मेरु तंत्रिका, ठीक है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। ये पूछा जाता है, याद रखना, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। ये आपके ब्रेन से निकलती है कपालीय तंत्रिकाएं, और इनकी संख्या होती है 31 जोड़ी, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या हो गया इन पैनों को यार? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हिंदी में कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिख रहा है ना? हाँ, इतना तो दिख रहा है यार, काम चल जाएगा। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, आगे चलते हैं। आंसर बता दिया करो भैया मेरे पहले। पिछली क्लास से नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 73 बताओ। क्वेश्चन नंबर 73, गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एड्रिनलिन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है थायरोक्सिन। देखो, ये जो हार्मोनों के नाम दिए गए हैं ये हमारे शरीर में उपस्थित जो हार्मोन है उनके नाम है। तो ये तो नहीं है कि भैया हमने पर्सनल गिलहरी के बारे में पढ़ा है, तो अनुमान लगा सकते हो आप, है कि नहीं, कि भाई किस हार्मोन का क्या काम है। तो ये हार्मोन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 में यही दिया गया है। देखो हम क्या पढ़ते हैं देखो हम क्या पढ़ते हैं, एक चैप्टर था एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। यार क्या करूं, मेरा दिमाग खराब था, दशा इन पैनों ने कर रखा है। देखो एक चैप्टर था एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। इसमें हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में।
और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9। और ये सभी किसका सिक्रेशन करती है? तो ये सभी सिक्रेशन करती है मेरे भाई हार्मोन का। ये बहुत सारी ग्रंथियां होती है। 3 तो आपके ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल बॉडी ग्लैंड। एक आपके चेस्ट में होती है थाइमस ग्लैंड। एक 2 आपके गले में होती है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। एक आपके एब्डोमिनल कैविटी में होती है पेंक्रियाज। और अगर आप और नीचे चलते हो तो किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ होती है एक एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। तो इसी एड्रिनल ग्लैंड से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अब एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, जैसे कि आपकी ये किडनी है, तो इस किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ इस तरीके से 2 भागों में बटी हुई होती है। एक इसका बाहरी भाग होता है और एक इसका अंदर वाला भाग होता है। बाहर वाले भाग जो होता है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इस वाले भाग को तो कहा जाता है कॉर्टेक्स, यानी कि वल्कुट। और अंदर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है मेडुला, यानी कि पिंड। और इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है एड्रीनिलिन और एक निकलता है नोर एड्रीनिलिन हार्मोन। इन दोनों का काम है भैया, वो एक साथ होता है। इन दोनों का जो काम है भैया, इन दोनों का जो काम है मेरे भाई, वो एक साथ होता है। यानी कि दोनों हार्मोन एक साथ काम करते हैं। इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्या करूं यार, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इन दोनों को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, यानी कि आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं। जब आपको किसी चीज से डर लगता है, जब आपकी किसी से लड़ाई होती है या आप भागते हो, तो उस कंडीशन में निकलता है। तो आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? आपके ऑप्शन है एड्रिनलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भैया ये एड्रिनलिन हार्मोन। तो आप ये करके आ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, आगे चले। ओके भैया, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया है कि शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। देखो, इस एपिकल मेरिस्टेम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपने देखा होगा पिछले में 2-3 क्वेश्चन करवा चुका, आपको 2 क्वेश्चन पर्सनल कहने का कंफर्म करवा ही चुका हूं। शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम तने और जड़ की फिर डॉट 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 में वृद्धि करता है। आपके ऑप्शन है, यानी कि लंबाई में वृद्धि करता है, शाखाओं में वृद्धि करता है, परिधि में वृद्धि करता है या पुष्प में वृद्धि करता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है। एक प्रकार का पादप उत्तक है। और ये प्लांट टिश्यू जो होते हैं, ये पादप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे ही हमारे शरीर में भी टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें एनिमल टिश्यू के नाम से जाना जाता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, मस्कुलर टिश्यू है यानी कि पेशी उत्तक है, न्यूरल टिश्यू है जिसे तंत्रिका उत्तक भी कहते हैं। तो 4 प्रकार के मुख्य रूप से हम एनिमल टिश्यू में पढ़ते हैं, यानी कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों में पढ़ते हैं। वैसे ही प्लांट में भी टिश्यू पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब ये प्लांट टिश्यू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट परमानेंट नहीं होता भैया, हाँ परमानेंट ही होता है। एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हो गया परमानेंट टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दूसरा होता है लेटरल
मेरिस्टेम, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इन सब का अलग अलग काम है। प्लांट टिश्यू में बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। ये परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में तो आपने सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम इसमें ही आते हैं भैया, जाइलम और फ्लोएम इसमें ही आते हैं भैया। इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है सिंपल का, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये तीन प्रकार के होते हैं। तो ये सभी प्लांट टिश्यू है, इनके नाम और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है, और ये क्या करता है, ये तने की और जड़ की ग्रोथ करवाने का काम करता है। ये आपको पता होना जरूरी है, अर्थात उनकी लंबाई देने का काम करता है। ये तने को, मैंने आपको बताया था कि ये तने के और जड़ के शीर्ष पर उपस्थित होता है, और ये तने की लंबाई और जड़ की लंबाई अर्थात ये पूरे पौधे को लंबाई देने का काम करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे चले। ओके, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैं 5 मार्कर लेके आया था भैया। मेरे पास साई का इतना बड़ा डब्बा पड़ा है, यकीन नहीं मानोगे आप। मैंने 1000 रुपए का मंगाया था, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे पास पड़ा है। अभी मैंने उसमें साई डाली है, फिर भी पता नहीं क्या होगा, ये पेन चलते ही नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें से लिखने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता यानी कि सेक्सुअल मैच्योरेशन के संकेत है। लैंगिक परिपक्वता कि प्यूबर्टी एज आती है उस समय क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या आपको चीज दिखाई देने को, क्या क्या चीज दिखाई देती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 बालों के विकास के विभिन्न पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी है लड़कियों का लगभग इसी समय मासिक धर्म शुरू होगा, ऑप्शन नंबर सी है स्तन या लिंग का आकार और आकृति बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी है आंखों का रंग नीला होना। देखो ऊपर के अगर आप 3 देखोगे तो कहीं ना कहीं ये लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है, क्योंकि पहला कह रहा है कि बालों के विकास के विभिन्न पैटर्न। भाई जिस प्यूबर्टी एज जैसे स्टार्ट होती है तो अंडर आर्म्स वगैरह में बाल जो है उनका बाल आने लग जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बालों का रोग कुछ न कुछ हिस्सा है लैंगिक परिपक्वता में। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि लड़कियों में लगभग इसी समय मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो मासिक धर्म है, आर्तव जो चक्कर है, माहवारी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बात सही है भैया। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि स्तन और लिंग का आकार और आकृति बढ़ना। बिल्कुल बात सही है, स्तन और ब्रेस्ट और जो लिंग होता है उनके आकार और आकृति बढ़ने लग जाती है। याद रखना कब, जब लैंगिक परिपक्वता स्टार्ट होती है उस समय। ऑप्शन नंबर डी है आंखों का रंग नीला होना। ये कहीं भी लैंगिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है, याद रखना। आंखों का रंग नीला होना ये कहीं भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ये होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन और अलग होता तो फिर हम हो सकता था कि भाई हम ऑप्शन नंबर ए को कर दे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए का भी हिस्सा है। तो सबसे सर्वमान्य जो माना जाएगा वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों का रंग नीला होना। इसका कोई संबंध नहीं है। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता के संकेत है, तो भैया इसी एक के अलावा, आंखों का रंग नीला होना इसी एक के अलावा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया, आगे चले। ओके चलो भैया क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि मां के रक्त से भ्रूण को पोषण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है। कुछ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। एक दिया गया है स्क्रोटम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ओविडक्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्लेसेंटा और चौथा ऑप्शन दिया गया है ओवरी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मां के रक्त से भ्रूण को पोषण निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रदान किया जाता है। तो भैया ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता स्क्रोटम, क्योंकि इसे कहा जाता है वर्षण कोष,
और इसी में ही क्या उपस्थित होता है, इसी में ही होता है भैया आपका वर्षण यानी कि आपका टेस्टिस यानी कि वर्षण। तो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हो गया भैया, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हो जाता है भैया, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, तो इसको तो आप वैसे ही गलत करके आ सकते हो। ऑप्शन नंबर बी ओविडक्ट, ओविडक्ट को कहा जाता है अंडवाहिनी, इसी का ये दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इसे भी तो यही कहा जाता है अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी। तो इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब फर्टिलाइजेशन तो जानते हो ना, स्पर्म और ओवा जब आपस में जुड़ते हैं तो भैया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके तहत युग्मज में जाइगोट का निर्माण होता है। हिंदी में बोला जाए तो निषेचन की प्रक्रिया होती है मेरे भाई, हिंदी में बोला जाए तो निषेचन की प्रक्रिया होती है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका भी काम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा होता है प्लेसेंटा, इसको छोड़ो, ओवरी के बारे में बात करते हैं। आप जरूर जानते होंगे अंडाशय के बारे में, क्योंकि इससे एग रिलीज होते हैं, इससे अंडे का स्राव होता है, अंडे का निर्माण होता है। लेकिन जो प्लेसेंटा है मेरे भाई, यही वो नाल है, यही इसे गर्भनाल भी कहा जाता है, यही वो है जो भैया माँ के द्वारा भ्रूण को पोषण प्रदान करवाया जाता है। माँ के द्वारा भैया इसकी सहायता से जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसको क्या दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। बदले में भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ माँ तक पहुंचाने का काम करता है इसी प्लेसेंटा की सहायता से। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना है, ध्यान से समझ लेना। देखो भैया होता क्या है, 5 जनवरी से मैं एक बायोलॉजी के स्पेशल बैच की शुरुआत करता हूं। बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। इस बैच में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग 12 से 13 घंटे में कंप्लीट किया है, लगभग 8 से 9 घंटे में एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट किया है, लगभग 5 से 7 घंटे में मैंने आपको एक्सीलेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर समाप्त किया है। 3 चैप्टर हो चुके हैं, चौथे चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। चौथा चैप्टर में आपको स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र पढ़ा रहा हूं भैया। बहुत सारे स्टूडेंटों ने बैच ले रखा है। इस बैच को लेने के लिए आपको कुछ नहीं है, मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी 29 रुपए की। अगर आपको नहीं पता तो कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, कैसे बैच लेते हैं, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बेच लेने का वहां पर आप जैसे ये लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको 29 रुपए देने का ऑप्शन आएगा। तो 29 रुपए वहां से आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो कुछ भी करना है वो कर लीजिए। 1 महीने के लिए आप फिर भैया वीडियो देख सकते हैं। 29 रुपए पर मंथ है भैया, 5 से 5.5 महीने में इस बैच को कंप्लीट करवा दूंगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, पीसीएस, यूपीएससी, पटवार, पुलिस और अदर किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बार अगर आपने बायोलॉजी पढ़ ली मेरे भाई, तो मैं आपको बता देता हूं, जिंदगी में आपको किसी अन्य जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक करवाते हैं। मुझे अच्छा खासा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है बायोलॉजी पढ़ाने का। मैंने आपके रेलवे के, एसएससी के सारे पेपर देखे, जिनमें से बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिए हैं भैया। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट नहीं देते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको आपके एग्जाम से संबंधित जो जरूरी सूचना होती है वो फटाफट उपलब्ध करवा देता हूँ। साथ ही साथ में हर रोज 30 क्वेश्चन का टेस्ट करवाता हूँ, जिसमें 10 बायोलॉजी के होते हैं, 10 फिजिक्स के होते हैं, 10 केमिस्ट्री के होते हैं। मैं पढ़ाता बायोलॉजी हूँ केवल। तो यूट्यूब पर बहुत सारी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है जाकर के देख लेना। अगर आप चाहते हो कि हम तो नए सिरे से अच्छे क्वेश्चंस के साथ चीजें पढ़े, तो भैया फिर आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैच जरूर ज्वाइन कर लेना भैया, आपको फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपको समझ में आ गया। आगे चले, मिटा देता हूं भैया, फिर स्लाइड चेंज करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है, 70 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो जाकर के देख लेना। अगर ये आप 311 क्वेश्चन कर लेते हो तो यकीन मानिए मेरे भाई, आपको रेलवे ग्रुप डी में कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है। इन क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्वेश्चन से बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन नहीं होने वाले। उसके लिए आपको भैया वो बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फ्री में और पेड में कितना फर्क होता है वो तो आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या होते हैं जिन्होंने फ्री में बैच चालू कर रखा है इस पर, यूट्यूब पर। मानता हूं भाई वो अच्छा कर रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि अच्छा कर रहे हैं, मैंने भी किया है भाई, 1000+ वीडियो पड़ी है मेरी भी यूट्यूब पर बायोलॉजी की। तो ऐसा नहीं है 29 रुपए कोई माई बाप नहीं होता। मैंने आज तक जेब में 1 रुपए नहीं रखा भैया। यूट्यूब और टेलीग्राम से ध्यान रखना है इस बात का, सिर्फ इसलिए ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारे पास रह सके।
तो वो 1 घंटे में एक चैप्टर करवा देते हैं, हम उसी चैप्टर को 12 से 13 घंटे में करवा रहे, तो भैया कुछ तो अच्छा दे रहे होंगे ना। अब ये नहीं है कि भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके एग्जाम दूर है भैया, बाद में कुछ नहीं होने वाला। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, आगे चलते हैं। बताओ भैया, चले आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अलैंगिक प्रजनन में किसका निर्माण नहीं होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए युग्मनज, ऑप्शन नंबर बी है बीजाणु यानी कि स्पोर, ऑप्शन नंबर सी है पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी है कलियों। बताओ अलैंगिक प्रजनन से किसका निर्माण नहीं होता है? अरे मेरे भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से अलैंगिक जनन की सारी विधियां पढ़ा रखी है। मैंने अलैंगिक जनन की विधियां मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। इसमें एक जनक भाग लेता है, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, इस लैंगिक जनन में मेरे भाई 2 जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक भाग लेते हैं। एक मेल लेता है, एक फीमेल लेता है। मेल से मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल से फीमेल गैमेट्स बनेंगे। जब ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में जुड़ेंगे तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। और किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा मेरे भाई। किसका निर्माण होगा? इस जाइगोट का निर्माण होगा। और इसी जाइगोट के बारे में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधि है, जैसे कि फिजन है, फिजन को क्या कहा जाता है? विखंडन। फ्रेगमेंटेशन है, इसे खंडन कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसे कायिक परिवर्तन कहा जाता है। रीजनरेशन है, इसे पुनर्जनन कहा जाता है। स्पर फॉर्मेशन है, इसे बीजाणु जनन कहा जाता है। ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां है। इस सभी में, ये जितनी भी अलैंगिक जनन की विधियों के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सभी में जाइगोट नहीं बनता है, याद रखना मेरे भाई। इन सभी में जाइगोट नहीं बनता है, इन सभी में युग्मनज नहीं बनता है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है भैया। तो ये अलैंगिक जनन की विधियां है भैया जिसमें जाइगोट नहीं बनता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अलैंगिक प्रजनन से, अलैंगिक प्रजनन में किसका निर्माण नहीं होता है? तो जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, पत्तियों का निर्माण होता है, कलियों का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने अलैंगिक जनन की सारी विधि पढ़ा रखी है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना भैया। और अलैंगिक जनन से 2024 में रेलवे में आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था, आरआरबी जेईई की हुई थी पहली एग्जाम, आरआरबी जेईई की एग्जाम हुई थी पहले, क्या आरआरबी जेईई की एग्जाम हुई थी, आरआरबी टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी, फिर क्या दिक्कत है भाई? इन सभी एग्जाम में भैया अलैंगिक जनन की विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? ओके, समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78। देखो आज बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण दर्शाता है, पोषण युक्त दर्शाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमरबेल, ऑप्शन नंबर बी है आर्किड, ऑप्शन नंबर सी है काई, जिसे शैवाल एल्गी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है बबूल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जब भी परजीवी का मतलब, परजीवी आपको शब्द सुनाई दे तो इस परजीवी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर आश्रित होता है, जो दूसरे पर आश्रित होता है वो ही परजीवी होता है। नहीं आया समझ में? अब आएगा। अरे भैया आपके बालों में जू रहती है ना? अरे बहुत सारे लोग, आपके बालों में तो नहीं है पर बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि उनके बालों पर जू रहती है। वो जू यहीं पर निवास करती है हमारे बालों में, और हमारे बालों से ही वो क्या करती है? पोषण लेती है, यानी कि खाना लेती है। बात तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे जानवरों के ऊपर देखा होगा छोटी छोटी जू लगी हुई रहती है, वो सब परजीवी है। क्योंकि परजीवी जो होता है, जो दूसरों के शरीर पर रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है।
जो दूसरों पर आश्रित रहे। तो परजीवी, परजीवी। अब यहां पर ऑप्शन में दिया गया है अमरबेल। तो अमरबेल क्या है? एक पौधा है भैया, लेकिन ये परजीवी पौधा है। कौन सा पौधा है? ये परजीवी पौधा है। ऐसा पौधा है जो दूसरों से पोषण लेता है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमरबेल, आर्किड, काई, बबूल। तो अमरबेल इसका राइट आंसर होगा। और ये अमरबेल से एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। इस अमरबेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना जरूरी है अमरबेल के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने क्वेश्चन नंबर 78 का? यही राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 जूलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम से। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बैच वाले में कंप्लीट करवा दिया है। बैच में आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? अरे भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आपका जो स्टोमक होता है, आपका जो आमाशय होता है, इसमें अंदर की तरफ उत्तकों से बनी हुई एक परत होती है जिसको बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि। और ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। बताया था ना, ये जठर रस का निर्माण करती है। और इस जठर रस में क्या क्या होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सलेस्मा होता है और एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक होता है पेप्सिन एंजाइम और दूसरा होता है रेनिन एंजाइम। बताओ, एक एंजाइम पेप्सिन हो गया, दूसरा आपका रेनिन एंजाइम हो गया। बताओ, एक आपका पेप्सिन एंजाइम हो गया, एक आपका रेनिन एंजाइम हो गया। अरे भाई, लार सलाइवा के बारे में बात करें तो इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स, लारिये ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है मेरे भाई, ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का यानी कि लार का सिक्रेशन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, लार। बताओ, आज पेन लेके आना पड़ेंगे, वापस लेके आने पड़ेंगे। बताओ, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, लार हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। चलो भैया, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ये देखो, पेन की कंडीशन देखो, पता नहीं यार क्या हो गया इनको यार। क्वेश्चन नंबर 80 देखो भैया, जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है तेल, ऑप्शन नंबर सी है वसा, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। देखो भैया, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम होते हैं, स्पष्ट रूप से लिखवाया भी था कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया को फास्ट करवाने का काम करते हैं। तो जैसे कि आज आपने भोजन खाया, आज आपने भोजन ग्रहण किया, और अगर आपके शरीर में एंजाइम नहीं होते तो पता लगता है कि ये जो भोजन है वो आज के 5 दिन बाद में पच रहा है, आज के 10 दिन बाद में आपके शरीर में इस भोजन का डाइजेशन हो रहा है, इस भोजन का पाचन हो रहा है। लेकिन जो एंजाइम होते हैं ये भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पाचन, मैंने आपको बताया था, डाइजेशन एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, और इस रासायनिक अभिक्रिया को ये एंजाइम फास्ट करवाने का काम करते हैं, और ये हमारे शरीर में नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इस वजह से इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है मेरे भाई, बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने बैच में बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ाई है, पहले पढ़ा चुका भैया, ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा गया और भी बहुत सारे एग्जाम में। देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे में इतिहास रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है मेरे भाई।
इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है सारे पेपर देख लेना, 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर पूछे गए हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवा रखे हैं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ALP CBT फर्स्ट के RRB जे के जो क्वेश्चन है वो सारे मैंने करवा रखे हैं, और टेक्नीशियन के मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जुड़े रहना, आपको क्लियरिटी और बेहतर देखने को मिलेगी। आज मैं पेन लेके आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कोई दिक्कत यार करूँ क्या, सच्ची बता रहा हूँ, आपको तो यकीन नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कर रखा है। ये देखो मेरे भाई, 5-5 पेन लेके बैठा हूं, पर करूँ क्या। साई की डब्बी ये देखो, ये देखो, इससे भरता हूं भैया। हम तो बायोलॉजी के वैसे डॉक्टर हो रखे, क्योंकि वो निप्पल है ना वो खराब हो गई इसमें डालने वाली, साई डालने वाली, तो इससे काम चला रहे हैं। साफ सुथरा है मेरे भाई, कोई गलत नहीं है, नया लेके आया हूं, बस साई भरने में आसानी रहती है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। ठीक है, बाय बाय।